नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लेक्चर नंबर 22 आज होने जा रहा है, जिसमें आज हम एक और नए टॉपिक की बात करेंगे और साथ ही साथ यूनिट 4 के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। जी हाँ, इससे पहले हमने मुद्रास्फीति को भी देखा था और मुद्रा अपस्फीति को भी देखा है ना। तो दोनों की को भली भांति हमने ये तो समझ लिया कि मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई का दौर क्या होता है, मंदी बाड़े का दौर क्या होता है, लेकिन इसको मापा कैसे जाता है, पता कैसे चलेगा कि महंगाई कितनी है बाजार में। ये कहना तो आसान होगा कि महंगाई है बाजार में या बहुत मंदी आ चुकी है बाजार में, लेकिन जब पूछा जाए कि कैसे, है ना, तो ये कैसे का जवाब व्यक्ति कैसे देगा, है ना। तो यही दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि भारत में, हमारे देश में मुद्रास्फीति अर्थात कि बाजार की महंगाई को मापा कैसे जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि बाजार में कितनी महंगाई है और कितनी मंदी है। आइए, तो ऐसी ही कुछ दो टर्म है जिस पर हमें आज पूरे खुलकर चर्चा करनी है। एक है WPI और एक है CPI। WPI को बोलते हैं दोस्तों होलसेल प्राइस, है ना, इंडेक्स, ठीक है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। क्लियर है। तो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन दोनों सूचकांकों पर अर्थात इन दोनों इंडेक्सों पर आज हमें सटीक रूप से, ज्यादा सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही सेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन छोटे टाइम में ही आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा सेशन में, अन्यथा ये दोनों की टर्म आपके माइंड से निकल जाएगी। आइए, शुरू करने से पहले जो नए स्टूडेंट है बता दूं, हालांकि अब तो समष्टि अर्थशास्त्र का ये सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, इसके बाद मात्र एक टॉपिक और बचा है, समष्टि अर्थशास्त्र पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहे, इससे पहले ध्यान रहे, BS के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों को हम पूरी तरह कंप्लीट, कुछ सब्जेक्ट है जो कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ पर सेशन अभी चल रहे हैं, पूरे विस्तार पूर्वक सभी सेशन चल रहे हैं विद नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही। आइए शुरू करते हैं। ये आप सभी जानते हैं 4 यूनिट चल रहा है, लास्ट वाला टॉपिक इसमें चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत में मुद्रास्फीति के मापन की, और चूंकि यूनिट 4 टोटल इन्फ्लेशन पर ही हमारी चर्चा हुई थी, टोटल यूनिट 4 में इन्फ्लेशन पर ही चर्चा हो रही है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है ना। लास्ट में हमने देखा था फिलिप्स कर्व क्या था, फिलिप्स वक्र क्या था, स्फीति जनित मंदी, और अब हम बात कर रहे हैं इसको मापा कैसे जाता है। क्लियर है। चलिए, एक सिंपल सा प्रश्न है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जो है आपसे एग्जाम में, है ना। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है, WPI और CPI पर। आइए ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे आप लोग। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये स्टोर कीजिएगा कि हम बात किसकी करने वाले हैं, मुद्रास्फीति को मापने की, है ना। अब मुद्रास्फीति थोड़ी देर के लिए ना सिलेबस से आउट होकर के समझने का प्रयास करना, व्यवहारिक रूप से पहले समझने का प्रयास करना। व्यवहारिक रूप से अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो ये डेटा के माध्यम से समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और लगभग समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस आपको लिखना किन शब्दों में है उसके लिए कंटेंट है आपके पास में। पहले व्यवहारिक रूप से समझिए इसको, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझिए। हालांकि इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं होती स्टोरी, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं कि ऐसे स्टोरी समझेंगे तो ये जल्दी समझ आएगा। देखिए, कुल मिलाकर हमें इस सेशन में बात क्या करना है, छोड़िए मापन वगैरह सब छोड़िए, फिलहाल के लिए क्या बात करनी है कि जो मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो महंगाई बाजार में है, चलिए ठीक है, ये हमको दिख रही है कि महंगाई बाजार में है, लेकिन कितनी है ये नापना है हमको। तो जब हमें ये पता करना है कि महंगाई कितनी है तो उसे किसके द्वारा मापा जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों 2 फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम गणित का सवाल सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से बाजार की महंगाई का पता करने के लिए भी 2 प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक फॉर्मूले का नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या नाम है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में WPI बोलते हैं। वहीं दूसरा फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम CPI बोलते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है ना। इनका हिंदी नाम क्या है, WPI को क्या बोलते हैं हम, थोक मूल्य सूचकांक, और CPI को क्या बोलते हैं, CPI को क्या बोलेंगे दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना। ये 2 फॉर्मूले हैं। अब करना क्या है आपको, अब ये दोनों फॉर्मूलों को यह समझना है कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में लगाया जाएगा। जैसे गणित का जब सोल्व करते हैं हम कोई भी क्वेश्चन को, तो उसमें भी हर एक फॉर्मूले को हर कभी तो नहीं डाल सकते ना,
उसकी आवश्यकता पड़ने पर ही लगाते हैं, मतलब उसकी परिस्थिति को देख करके लगाते हैं। इसी तरह से अगर हमको बाजार की महंगाई का पता करना है, अब थोड़ी भाषा को एडवांस कर दीजिए, अगर हमें बाजार की महंगाई का मापन करना है और एडवांस करेंगे, तो यदि हमें मुद्रास्फीति को मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? दो फॉर्मूले, WPI और CPI का। लेकिन दोनों का प्रयोग कब कब करेंगे, बस यही समझना है इस पूरे लेक्चर में आपको। WPI का प्रयोग कब करेंगे और CPI का प्रयोग कब करेंगे, ये दोनों बातें आपने समझ ली, समझना पूरा टॉपिक आपकी झोली में आ गिरा। क्लियर है? चलिए हाँ, प्रारंभ करें उससे पहले बीच में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए मैं अभी बता दूं आप लोगों को। दोस्तों आज से जो है माता जी की स्थापना हो चुकी है, नवरात्र चालू हो चुके हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। बेसिकली तो मैंने व्हाट्सएप पर दे दी थी आप सभी लोगों को। इसके अलावा एक्चुअल में स्टूडियो के पास में ही माता जी की स्थापना हुई है। अगर अचानक से साउंड स्टार्ट हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा, है ना। साउंड को इग्नोर करना है, क्लास को इग्नोर नहीं करना है। पता चले क्लास को ही बंद करके निकल लो आप लोग, क्लास को इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना साउंड को, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए, वैसे तो अभी समय तो नहीं हुआ, लेकिन अचानक से हो भी सकता है स्टार्ट हो जाए, है ना। एक्चुअल में क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हो गई आज, इसको जल्दी कवर करना था, लेकिन आज लेट हो चुके हैं हम लोग। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे पहले फॉर्मूले की, किसकी? होलसेल प्राइस इंडेक्स की, अर्थात की थोक मूल्य सूचकांक की, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WPI। क्लियर है यहां तक का, है ना। इसकी पहले बात करेंगे तो ये क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। अच्छा, इसको पहले आप जो है ना व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए, उसके बाद में मैं कंटेंट भी पढ़कर आपको मैं सुना दूंगा, समझा दूंगा, जिससे कंटेंट का रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आए। देखिए यार, अब अगर हम बात करें कि बाजार की महंगाई का हमको पता करना है तो कैसे करेंगे। ये मान लो, आप ये मान लेते हैं कि आपके मोहल्ले में हमको ये पता करना हो कि 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक के कितने बच्चे हैं, और 6 से लेकर के 20 वर्ष की उम्र तक के कितने बच्चे हैं, या 20 से लेकर के 40 की उम्र के कितने पुरुष हैं। अगर अलग अलग कैटेगरी का हमको पता करना है तो क्या करेंगे आप लोग? कैसे, क्या करोगे आप लोग? वहां पर एवरेज निकाल कर लाओगे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखकर नहीं लाओगे कि ये व्यक्ति इस एज का है, ये व्यक्ति इस एज का है। इतनी लंबी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूरे मोहल्ले का पता करना है हमको या पूरी कॉलोनी का पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि 1000 पुरुष कितनी उम्र के हैं? 1000 इस उम्र के, 1500 की उम्र ये है, ठीक है, समझ गए ना। ये एवरेज एज हमें पता करनी होती है। उसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि पूरी कॉलोनी में युवा वर्ग कितना है ना, वृद्धों का वर्ग कितना है, बुजुर्गों का वर्ग कितना है। तो इस अंदाजा हम ये लगा सकते हैं एवरेज एज के आधार पर। उसी तरह से दोस्तों, बाजार की महंगाई का अगर हमको पता करना है तो इसके 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कैसे? अब बाजार की महंगाई किस में नजर आएगी आप लोगों को? बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दुकान पे आप जा रहे हैं तो उस दुकान की कीमत बढ़ेगी, नहीं, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तभी बोलेंगे ना आपकी महंगाई आ चुकी है यार, सही है। तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि देखिए, ध्यान से सुनना, महंगाई का पता करना है तो आपको वस्तु का पता करना होगा कि वस्तु की कीमत क्या चल रही है ना। और ये वस्तु की कीमत भी 2 आधार पर होगी। एक आधार, क्योंकि वस्तु की कीमत कितनी होती है? 2 कीमतें होती बेसिकली। एक होती है होलसेल रेट पर, जो आपको हमें कभी नहीं मिलती, और एक होती है रिटेल प्राइस पर, जिस पर हम खरीदते हैं बाजार से अपने उपभोग करने के लिए वस्तु। 2 प्राइस होती है ना। तो जो दोनों प्राइस होती है ना, एक थोक मूल्य होता है जिसको हम होलसेल प्राइस बोलते हैं, और एक होता है रिटेल प्राइस जिसको हम कंज्यूमर प्राइस बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग इसी प्रकार किया जाएगा। अगर हमें थोक बाजार की कीमत का पता करना हो तो हमें आवश्यकता पड़ेगी WPI की, अर्थात की होलसेल प्राइस इंडेक्स की। और अगर हमें उपभोक्ता मूल्य का पता करना हो तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी CPI की। समझ पा रहे हैं ना। अब वो ध्यान से सुनिएगा कैसे पता करना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में, अर्थात कि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा कैसे पता किया जाता है
कि बाजार में होलसेल प्राइस पहले कितना था। कुछ वस्तुओं का एक समूह निकाल लिया जाएगा, सभी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, कुछ वस्तुओं का सैंपल ले लिया जाएगा, कुछ वस्तुओं का समूह बना लिया जाएगा। उसमें 10 वस्तु भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है ना। कुछ वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया जाएगा, एक समूह बना लिया जाएगा। ठीक है, उस वस्तु का समूह बनाया आपने, उसका एवरेज रेट निकाला जाएगा, एवरेज प्राइस। उन सभी वस्तुओं को एक साथ एवरेज प्राइस निकाल लिया गया। अब मान लेते हैं कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि अभी 2023 चल रहा है, 2023 अभी चल ही रहा है, मानने की आवश्यकता नहीं, 23 ही चल रहा है ना, और 2020 का हमको निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए नहीं 2023 का निकालना है। अब ध्यान दीजिए, हमको पता लगता है कि 2023 में अभी महंगाई है, इसलिए हमें इस अभी का मूल्य कैलकुलेट करना है। किसके द्वारा करना है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम ये देखेंगे सबसे पहले कि 2020 में जो 10 वस्तुएं हमने सिलेक्ट की थी, उन 10 वस्तुओं की कीमत कितनी थी, एवरेज रेट कितनी थी। एवरेज हमने मान लिया कि 100 रुपए थी, 100 रुपए एवरेज थी, एवरेज है ना, अनुपात में। ठीक है, 10 वस्तुओं की कीमत, 10 वस्तुओं की एक टोकरी बनाई, उस टोकरी में 10 वस्तुएं भर दी, उन 10 वस्तुओं की कीमत हमने देखी और सबको जोड़ दिया, जोड़ के जितनी की 10 थी 10 से भाग दे दिया, एवरेज प्राइस आ गई। एवरेज प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए आई थी। ठीक है, अब 23 में भी हमने उन्हीं 10 वस्तुओं को जो इस टोकरी में भरी हुई थी ना, इन्हीं 10 वस्तुओं को हमने 2023 में फिर एक नई टोकरी तैयार की, 10 वस्तुएं उसमें भर दी, और 2023 की आज की तारीख की जो कीमत होगी इन 10 वस्तुओं की, उस कीमत को जोड़ करके एवरेज निकाला, और पता चला एवरेज निकालने पर कि इसकी कीमत जो है अभी कितनी हो रही है, 150 हो रही है। कितनी? 150 हो रही है। किस आधार पर पता कर रहे हैं हम? होलसेल प्राइस पर है ना, होलसेल पर, रिटेल पर नहीं कर रहे हैं, होलसेल पर कर रहे हैं। जो थोक में वस्तुएं बिकती उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहां से हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 की अपेक्षा 2023 में कितनी महंगाई बढ़ी है। तो पहले 100 थी, अब 150 हो चुकी है, तो कितनी बढ़ी दोस्तों? 50 बढ़ी है, अर्थात कि 50% महंगाई बढ़ी है, 50% महंगाई बढ़ चुकी है। समझ आया आप लोगों को? तो ये आधार था होलसेल प्राइस इंडेक्स का। अब ध्यान देना, तरीका सेम टू सेम ये का यही है, बस यहां पर WPI की अपेक्षा CPI लग जाएगा, CPI हो जाएगा, और यहां पर जो 10 वस्तुएं हम थोक वस्तुओं को भर रहे थे ना, उन थोक वस्तुओं की जगह जो आम किराने की छोटी छोटी दुकानों पर जो वस्तुएं मिलती है, उनको अब इस टोकरी में भर देंगे 10 वस्तु। पहले कौन सी वस्तु को भर रहे थे? होलसेल रेट में मिलने वाली वस्तुओं को थोक में भर रहे थे टोकरी में, लेकिन अब टोकरी में थोक वाली वस्तु नहीं भरेंगे, बल्कि रिटेल वाली भरेंगे। जैसे अनाज हो गया, रोजमर्रा की खाने पीने की वस्तु, वस्त्र कपड़े हो गए, आवास के लिए है ना, विभिन्न प्रकार के, या कहे कि ऑयल का देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक का सामान देख लेते हैं। तो जो ऐसे सामान जिनकी आवश्यकता हमको रोजमर्रा के लिए लगती हो ना, और रोजमर्रा में जिस कीमत पर हमको प्राप्त होती है वस्तुएं, उस कीमत को इस टोकरी में डालेंगे, उस कीमत की वस्तुओं को टोकरी में डालेंगे, और उनका एवरेज निकालेंगे। 2020 में क्या था और 2023 में क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। जो परसेंटेज का डिफरेंस आएगा, समझ जाना उतनी महंगाई है। क्लियर है? ये अपोजिट भी हो सकता है, हाँ आपके दिमाग में चल रहा हो, ये अपोजिट भी हो सकता है। 2020 में 150 हो और 2023 में 100 हो गया हो, है ना। लेकिन सस्ता होना भी एक लिमिट तक ठीक है, ज्यादा सस्ता होगा इकोनॉमी धड़ से गिर जाएगी। क्या आ जाएगा? मुद्रा संकुचन आ जाएगा, डेफ्लेशन हो जाएगा मुद्रा में। समझ पाए आप लोग? तो ये तो था एक व्यवहारिक छोटा सा। अब आपको मैं डेटा पढ़ करके बताता हूं, जिससे आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब जरा ध्यान से पढ़िएगा। मिनट पेन, ओके। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, वही बात अब रिपीट होने वाली है, वही बात रिपीट होने वाली है। थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम WPI बोलते हैं, इंग्लिश में होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है, सूचकांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडेक्स बोलते हैं, है ना, इंडेक्स। तो थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा इंडेक्स है जो कुछ वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य को, वही टोकरी में कुछ वस्तुएं डाल दी हमने, टोकरी में कुछ वस्तुएं डाल दी, ठीक है ना,
उन वस्तुओं का सामूहिक मूल्य निकाल लिया। सामूहिक मतलब सबका मूल्य एक साथ निकाल लिया, उसको हम सामूहिक मूल्य बोलेंगे। और औसत कैसे बोलेंगे, जैसे औसत निकाल देता हूं। मान लेते हैं कि 10 वस्तुएं थी आपकी, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, किसी की 15 थी, किसी की 20 थी, किसी की 25 थी। ऐसे 10 टोटल वस्तुओं को हमने जोड़ा तो हो सकता है मान ले कि 250 रुपए कीमत बनती है। ये तो सभी वस्तुओं की कीमत हो गई। अब एवरेज निकालना है हमको, एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, कितनी वस्तुएं थी, 10 वस्तुएं थी, 10 को जोड़ा 250 आया और 10 से भाग, जितनी वस्तुएं उतने से भाग दे दिया। 10 वस्तु थी, 10 से भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना बचा, 0 से 0 गया, कितना बचेगा 25, है ना। तो कितना आया, एवरेज मूल्य कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो कुछ वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और फिलीपींस आदि देश थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन का सूचक मानते। ध्यान दीजिएगा क्या बोला यहां पर कि देश भूल जाइए, हम भारत की बात कर रहे हैं, है ना। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल में जो प्राइस, जिस प्राइस पर माल बिक रहा है, उस प्राइस में जो अंतर आया, उस मूल्य में जो अंतर आया ना, उसी अंतर को हम यहां पर किस नाम से जान रहे हैं, महंगाई के नाम से, मुद्रास्फीति के नाम से जान रहे हैं, है ना। इसका सूचक मानते थे, ठीक है ना। और भारत और संयुक्त अमेरिका ने एक और फंडा अपनाया था उत्पादक मूल्य सूचकांक का, ठीक है ना, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का, उत्पादक का, जो उत्पादन करता है ना, उसके आधार पर भी एक फॉर्मूला अपनाया था इसको जांच करने के लिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक को आधार मान करके महंगाई दर की गणना की जाती है। ये एग्जैक्टली सिर्फ भारत में ही नहीं, मैक्सिमम देशों में यही किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही जो महंगाई होती है, उस महंगाई की गणना करके और मुद्रास्फीति का पता लगाया जाता है कि कितनी मुद्रास्फीति अभी चल रही है बाजार में, ताकि आरबीआई अर्थात कि प्रत्येक देश की जो केंद्रीय बैंक होती है वो उस पर कंट्रोल कर सके। हालांकि थोक मूल्य और खुदरा मूल्य में काफी अंतर होने के कारण इस विधि को कुछ लोग सही नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यार खुदरा मतलब कि सीपीआई में और डब्ल्यूपीआई में बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर, बाकी में होता है अंतर। कुछ लोग कमाने के हिसाब से समय परिस्थितियों को देख करके कुछ अपनी मनमानी कीमतों पर बेचते हैं, है ना। और आप देखते हैं ना, कोई वस्तु आप खरीद कर लाते हैं तो उसकी एमआरपी कुछ और होती है और मिल कुछ और में कीमत में जाती है। आपको हो सकता है एमआरपी, एक बार तो एक कहानी है मेरे साथ ही घटित हुई है दोस्तों, एक मेडिकल लाइन की कहानी है। एक जो है कुछ मेडिसिन वगैरह थी, एक ऐसी मेडिसिन थी जो मुझे 4700 रुपए में, आपके सामने खुलासा कर रहा हूं, 4700 रुपए में एक मेडिसिन मुझे मिल रही थी। एक मेडिसिन जिसे दिन में 3 बार मुझे लेना होता था, 4700 रुपए की, ठीक है ना। उसको 10 दिन तक मैं लेता रहा, 10 दिन तक मैं लेता रहा। आप सोचते, आप कैलकुलेट करते जाइए कि कितना पेमेंट मैंने खर्च किया होगा। उसके बाद में जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसा ही एक स्टूडेंट मेरा जो कि यूट्यूब पर ही था, है ना, यूट्यूब पर था, उसको पता नहीं कैसे पता चला, तो उसने मुझे संपर्क किया और मैंने उसको वो जो मेडिसिन थी वो शेयर की। तो मुझे पता चला कि जो जिस मेडिसिन के मैं 4700 रुपए पर मेडिसिन खर्च कर रहा हूं, वो मेडिसिन मार्केट में मात्र और मात्र 1100 रुपए में अवेलेबल थी, सिर्फ 1100 रुपए में अवेलेबल थी। सोचिए, तो उसका जो एमआरपी था ना, वो 4700 से भी ज्यादा था और एक्चुअल कीमत कितनी थी उसकी, मुझे 1100 में मिल रही थी, बाद में 1100 में मुझे प्राप्त हुई। सोचिए कितना डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के कारण ही कुछ लोग इस सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं, इसकी थोक मूल्य सूचकांक की आलोचना भी करते हैं, है ना। तो थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई बेसिकली आलोचना तो होती रहेगी, लेकिन बेसिकली अभी की अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट की भी अगर हम बात करें, तो लंबे समय से मुद्रास्फीति को मापने के लिए अधिकतम रूप से थोक मूल्य सूचकांक का ही प्रयोग किया जाता है। उसका भी एक बड़ा कारण है क्योंकि सीपीआई में परिवर्तन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन क्षेत्रीय आधार पर भी हो सकता है। कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर भी उसमें परिवर्तन कर सकती है ना। तो कई प्रकार से प्रभावित हो सकती है सीपीआई, इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और आगे देखिए, इसके कुछ तत्व है, एलिमेंट, उनको ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूपीआई सूचकांक थोक बाजार में खरीदे और बेचे जाने वाले सामान के औसत मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है ना। ये थोक व्यवसायों द्वारा जो थोक की दुकानें होती है ना, थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को, मतलब छोटी छोटी दुकानों को बेचे जाने वाले सामान की कीमतों में बदलाव को मापता है, नापता है। ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित किसके, 3 मंत्रालयों के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। डब्ल्यूपीआई 3 के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? थोड़ा साउंड की अभी इफेक्टनेस आएगा आप लोगों को, है ना। और वैसे सेशन ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा छोटा ही है अब। क्लियर है? तो ये भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। WPI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल WPI का ही किया जाता है। इस सूचकांक की प्रमुख आलोचना, है ना, आम जनता थोक मूल्य उत्पाद नहीं खरीदती। क्या कहा जा रहा है कि आम जनता जो होती है थोक मूल्य पर उत्पाद को नहीं खरीदती है, इसलिए इसके द्वारा मुद्रास्फीति को नहीं मापना चाहिए, बल्कि CPI के आधार पर मापना चाहिए। ये आम लोगों का मानना है, कहना है। क्लियर है? अच्छा, जो दूसरा सूत्र है हमारा, जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था मुद्रास्फीति को मापने का? CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना। तो उपभोक्ता मूल्य, अब देखिए अब दिक्कत नहीं आएगी, आपने WPI से समझ लिया ना, तो अब CPI में आपको समस्या नहीं आएगी। CPI अब आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आमतौर पर उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य वस्तु और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक सूचकांक है। ठीक है ना। सामान्य शब्दों में कहें तो CPI सामान्य या आमतौर पर सामान्य जनता के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाने वाला सूचकांक है। दैट्स ऑल। ठीक है। तो CPI की गणना देखिए किस किस आधार पर, जैसे भोजन के आधार पर की जाती है, आवास, परिधान मतलब वस्त्र वगैरह, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह, चिकित्सा, शिक्षा आदि वस्तुओं को लेकर के की जाती है। ठीक है ना। एक निश्चित सूची के लिए की जाती है। मूल्य डेटा समय समय पर इकट्ठा करके अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का स्तर CPI द्वारा मापा जाता है। इसे क्लियर दोस्तों? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसका उपयोग जीवन यापन की लागत की गणना के लिए किया जाता है। इससे यह भी जानकारी मिलती है कि उपभोक्ता मूल्य परिवर्तन के बराबर होने के लिए कितना खर्च कर सकता है ना। तो ये इसके अलावा, इस मुद्रास्फीति के अलावा CPI से हमें यह भी जानकारी मिल सकती है कि लोगों के जीवन यापन की जो क्षमता है वो कितनी है, कितना खर्च कर सकता है वो अपने जीवन यापन के लिए, या खुदरा खरीदारी के दृष्टिकोण से मूल्य में परिवर्तन को भी इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि CPI प्रकार कितने होते हैं। तो चार प्रकार पाए जाते हैं CPI के। 4 अलग अलग प्रकार की CPI होती है। कौन से 4 अलग प्रकार? औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI अलग है, कृषि मजदूरों के लिए अलग है, ग्रामीण मजदूरों के लिए अलग है, और ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए, सभी के लिए एक CPI अलग। इस प्रकार से 4 प्रकार होते हैं CPI के। उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ आ रहा होगा और आया होगा। मात्र दोनों के बारे में, WPI और CPI के बारे में मात्र आपको जानना था। क्लियर है? इससे ज्यादा इस टॉपिक में जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला और आखिरी जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस सब्जेक्ट में वो है हमारा व्यापार चक्र। और व्यापार चक्र को दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से समझेंगे और इसी के साथ में हमारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, अगले और लास्ट सेशन में मिलेंगे। हाँ, सेकेंडरी की क्लासेस दोस्तों कंटिन्यू चल रही है, इवनिंग में 6 बजे और नाइट में 9 बजे। आज हो सकता संडे होने के कारण कि रात की 9 बजे वाली क्लास ना हो आज, है ना, लेकिन डेली सेकेंड ईयर का टाइमिंग यही है 6 और 9। क्लियर है? इवनिंग में, और मॉर्निंग में 6 और माफ कीजिएगा 7 और 9 का टाइम जो है मॉर्निंग में वो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।